नमस्कार दोस्तों। तो आज की तारीख है 20 जुलाई और हमारे जो बचे तीन आर्टिकल हैं उन तीन आर्टिकल्स को जो है हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा आर्टिकल जो है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आप मैप एक बार देख लीजिए ज़रा सा। तो मैप में आप देख पा रहे होंगे कि ये सिंधु नदी जो इंडस लिखी हुई है, इसकी आप देख लीजिएगा। इसको मैप को पॉज करके आप जो है थोड़ा गहराई से देख भी लीजिएगा, तो इसमें आपको कई सारी नदियाँ दिख जाएंगी। जैसे नुब्रा नदी है, श्योक नदी है, गिलगित नदी है ना। उसके बाद में जास्कर नदी है। फिलहाल अभी आज जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है किशनगंगा और चिनाव नदी पर भारत दो परियोजनाएं बनाने जा रहा है। तो उन परियोजनाओं को लेकर के विवाद है। अभी हम लोग इंडस ट्रीटी के बारे में डिटेल से देखेंगे कि इंडस ट्रीटी जो है 1960 से रेटिफाइड हुई है, लागू हुई है। तो क्या क्या प्रावधान है और क्या है इंडस ट्रीटी। लेकिन उसके पहले आप मैप में एक बार ज़रा सा देख लीजिए। तो आप देख रहे होंगे सिंधु नदी जो डार्क ब्लू लाइन आपको दिख रही है, और सिंधु नदी के बाद में आप जब सिंधु नदी की सहायक नदियों में देखेंगे शुरुआत से, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे श्योक नदी, और श्योक नदी की सहायक नदियों में है नुब्रा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो गिलगित नदी मिलेगी, और गिलगित नदी के बाद आप देखेंगे कि सिंधु नदी जैसे जहाँ से निकल रही है और अरब सागर की तरफ जाती है। तो आप इसके बहने की दिशा में अगर आप देखेंगे तो बाएं हाथ से इसमें किशनगंगा नदी आकर के मिल रही है। छोटा सा लिखा हुआ किशनगंगा, देखिए इसको बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। अब दिख रहा होगा आपको किशनगंगा, है ना। तो किशनगंगा, और किशनगंगा के नीचे आप देख रहे होंगे झेलम नदी है, और झेलम नदी के बाद में ये झेलम आगे जा कर के देखेंगे, झेलम नदी में भी सहायक नदियों के तौर पे ये नदी मिल रही है कुंहार करके, है ना। और झेलम नदी आगे जा कर के जो है चिनाव नदी में मिल जाती है। देखिए ये जो सिंधु तंत्र है नदी का, इस पर यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं घुमा फिरा के। और ये ध्यान रखिएगा कि चिनाव नदी जो है अंत में जा कर के सारी नदियाँ चिनाव नदी में ही मिल जाती हैं, और चिनाव नदी अंत में सिंधु नदी में मिलती है। तो जब पांचों नदियों के मिलने के बाद जो नदी बनती है उसको पंचनद या चिनाव ही बोलते हैं, ये याद रखिएगा। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि जो है अंत में जो मिलती है सिंधु नदी में जाकर के नदी, सारी नदियों के मिलने के बाद उसका क्या नाम है, तो वहाँ उन्होंने सारे विकल्प दे रखे थे। दूसरा एक बात आप ये याद रखिएगा, जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं तो आगे नदी का नाम क्या रहेगा ये कैसे तय होता है। जैसे गंगा में यमुना मिली, तो ये क्यों नहीं बोलते कि यमुना में गंगा मिली, यमुना ही गंगा में क्यों मिली। और फिर आगे नदी का नाम यमुना भी तो रह सकता था, तो यमुना क्यों नहीं रहा, गंगा क्यों रहा, ये कैसे तय होता है। तो ये आप जान लीजिए कि जिस नदी की द्रोणी या जिस नदी का बेसिन गहरा होता है उस नदी को में कहा जाता है कि मिल गया जाके। जैसे गंगा है तो गंगा का जो बेसिन है वो गहरा है बजाय यमुना के, तो इसलिए कहते हैं कि यमुना गंगा में मिली। और जिस नदी का बेसिन गहरा होता है उस नदी का ही नाम आगे चलता है, ठीक है ना। मीन्स आप इसे जो है समुद्र तल की ऊंचाई के तौर पे भी देख सकते हैं कि कौन सी नदी जो है समुद्र तल से ऊंचाई के मामले में ज़्यादा ऊपर है और जो नीचे। तो जो नदी समुद्र तल से कम ऊंचाई पर यानी जो नीचे होगी यानी गहराई पे है, उस नदी का नाम जो है आगे चलता रहता है, ठीक है। उसको कहते हैं कि तो कौन सी मिली। इसलिए गंगा की सहायक नदी यमुना है, यमुना की सहायक नदी गंगा नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही जो है चिनाव अंत में जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है, ये याद रखना है आप लोगों को। ब्यास नदी जो है इन सारी नदियों में केवल एक ऐसी नदी है जो भारत के अंदर ही सतलज नदी में मिलती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल हम लोग जो बात करते हैं तो चिनाव नदी पे एक परियोजना भारत बनाने के विचार बना रहा है। चिनाव नदी पे जो परियोजना बनेगी भारत की वो है रातले परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और किशनगंगा नदी पर एक प्रोजेक्ट बनना है। तो किशनगंगा नदी आप देख रहे होंगे एकदम बाउंड्री से होकर के ही जा रही है। तो किशनगंगा नदी को लेकर भी मैटर खड़े हो जाते हैं। अब चक्कर क्या, बांध बनाने में देखिए होता क्या है कि हालांकि इन नदियों पे कोई भी वैसा बांध नहीं बनाया जा सकता जिसमें आप पानी रोक के रखें। आपको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही बनाने पड़ेंगे। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि बिना पानी को रोके आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। आप पानी को रोक कर बिजली का उत्पादन मीन्स पानी रोक के आप फिर उसे टरबाइन पे गिराएं तब बिजली उत्पादित, तो ऐसा नहीं। रन ऑफ द रिवर परियोजना आप इस पर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें खतरा रहता है। जैसे मान लीजिए भारत ने बांध बना लिया और पाकिस्तान का भी लड़ने आया, अब भारत ने कहा को बताते हैं सारे बांध एक साथ खोल दिए, सारा पानी पाकिस्तान बह गया तो इसलिए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनते हैं। और इसके बावजूद जब प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो भी जो है पाकिस्तान उस पर आपत्ति जताता है उस पर, है ना। तो चलिए ठीक है, फिलहाल हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और छोटा कर दिया मैप को, तो अब आप देख सकते हैं साफ साफ थोड़ा और अच्छे से दिख रहा होगा। चिनाव आगे जा कर के पंजनद नाम है, तो ये इसका नाम चिनाव ही रहता है पंजनद का।
और केवल ब्यास नदी जो है भारत की सीमा के अंदर इसमें मिल जाती, बाकी सब जो है सारा सम्मिलन वहीं हो रहा है। दूसरा, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि मिलने का क्रम वही है जो उत्तर से दक्षिण क्रम है, यानी सबसे पहले चिनाब नदी में झेलम मिलेगी, झेलम के बाद में फिर रावी मिलेगी, रावी के बाद में फिर सतलज मिलेगी, और सतलज के बाद में फिर चिनाब बनी रहती है इसका नाम, और चिनाब आगे जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी आप नीचे देख रहे होंगे, पाकिस्तान का हैदराबाद शहर जो है इसी के तट पर स्थित है। और अंततोगत्वा ये रंग कौन सा है बता पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन जो है अरब सागर में जा कर के मिल जाती है। तो बाकी आप जो है इसको पॉज करके बड़ा करके छोटा करके जैसे मन करे देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। तो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के ये आर्टिकल है, ऑथर ने लिखा हुआ है। आगे आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने से पहले जो है हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को समझ लेते हैं। तो ये जो है एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है। ये सिंधु नदी तंत्र देख रहे होंगे कि सारी नदियाँ जो है पाकिस्तान में जा रही हैं बह करके, ब्यास नदी को छोड़कर। तो इन नदियों के पानी का बंटवारा कैसे होगा, इस बात के लिए जो है ये ट्रीटी की गई थी। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी, ये ध्यान रखिएगा 1948 से ही पानी के विभाजन पर बातचीत चल रही थी। ये ट्रीटी जो है फाइनली रेटिफाई यानी लागू हुई जाकर के 1960 में। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसे निगोशिएटेड कराया गया है वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ये बात याद रखिएगा, अभी ऑथर ने अपने आर्टिकल में भी वर्ल्ड बैंक का ऑप्शन दिया है। तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो है बातचीत करके इस व्यवस्था को बनवाया गया था। टू यूज़ द वाटर अवेलेबल इन द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो सहायक नदियां हैं और सिंधु नदी, इनके पानी का कैसे इस्तेमाल होगा। इस पर साइन किए गए थे कराची में 19 सितंबर 1960 को, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, आपको पता ही 1964 तक रहे हैं वो, है ना। एंड देन पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी राष्ट्रपति थे अयूब खान, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए बांटती कैसे है। तो इसमें जो नदियां हैं, तो अगर आप पूरब और पश्चिम करके नदियां बांट लेते हैं, मीन्स जो टोटल 6 नदियां आपको दिखेंगी, तो आप जो है पूरी तरीके से 3-3 करके बांट लीजिए। तो पूरब की तरफ यानी पाकिस्तान की तरफ जो है पूरब हो गया, और भारत की तरफ जो है वो पश्चिम हो गया। तो पश्चिम की जो 3 नदियां हैं, gives control over the waters of the 3 eastern rivers, the ब्यास, रावी एंड सतलज। तो पूरब जो है भारत की तरफ रहेगा, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो जो 3 पूर्वी नदियां हैं, यानी कौन कौन सी, ब्यास, रावी और सतलज। मैप एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको, फिर से देख लीजिए। ये रहा मैप, देखिए इसको गौर से, मैप को। 3 नदियां जो पूरब की हैं कौन कौन सी, रावी, ब्यास और सतलज। ये 3 नदियों पे के पानी पे अधिकार रहेगा पूरी तरीके से भारत का। और जो उस तरफ की 3 नदियां हैं, यानी कौन कौन सी, सिंधु नदी खुद, उसके बाद झेलम नदी और उसके बाद चिनाब नदी, ठीक है। तो ये 3 नदियां जो है इन पर जो है अधिकांश पानी पे अधिकार रहेगा पाकिस्तान का। तो इस तरीके से दिख रही होंगी आपको। पश्चिमी नदियां कौन सी हो गई, सिंधु, झेलम और चिनाब, और पूर्वी नदियां हो गई रावी, सतलज और ब्यास। तो इस तरीके से जो ब्यास, रावी, सतलज है उस पर, उसके पानी पर जो है भारत को अधिकार दिया गया है, और जबकि जो पश्चिम की नदियां हैं यानी सिंधु, चिनाब और झेलम, इस पर जो है पाकिस्तान को अधिकार दिया गया है। बाकी वाटर का फ्लो, मीन एनुअल फ्लो जो है इसका कोई मतलब नहीं है। आप जो है मतलब डाल दिया डाटा, आप देखना चाहो देख लेना आप। 41 बिलियन मीटर क्यूब भारत, और जो है उसका 99 बिलियन मीटर क्यूब। फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि भारत को पूरे इंडस रिवर सिस्टम का सिर्फ 20% पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है। दूसरा एक बात ये याद रखिएगा कि भारत जो है, जो पश्चिमी नदियां हैं 3 जिनके पानी का अधिकार पाकिस्तान को मिला हुआ है, उनका इस्तेमाल कर सकता है। किस लिए, लिमिटेड इरिगेशन के लिए, मीन सीमित मात्रा में सिंचाई के लिए। दूसरा, अनलिमिटेड नॉन कंजम्पटिव यूज़, और अनलिमिटेड यूज़ कर सकता है जिसमें पानी का उपभोग ना करना पड़े, मीन्स पानी का इस्तेमाल ना हो। जैसे मान लीजिए बिजली उत्पादन कर सकता है, पानी बहता रहेगा बीच में अपनी टरबाइन वगैरह लगा के, और जो है उत्पादन हो जाएगा, पर पानी रुकना नहीं चाहिए किसी कीमत पर, ठीक है ना। तो अनलिमिटेड नॉन कंजम्पटिव यूज़ सच एज पावर जनरेशन, नेविगेशन, मीन्स आप जो है यहाँ से वहाँ आने जाने के लिए नदी के रास्ते से, फ्लोटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, फिश कल्चर, इतने काम जो है भारत कर सकता है जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पानी का कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। इट लेज डाउन डिटेल्ड रेगुलेशंस फॉर इंडिया इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स ओवर द वेस्टर्न रिवर्स।
अगर जो है भारत कोई परियोजना लगाता है पश्चिमी नदियों के ऊपर, यानी उन्हीं तीन के ऊपर, सिंधु, झेलम और चिनाब के ऊपर, तो उसके लिए डिटेल प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी की जो प्रियम्बल है वो रिकॉग्नाइज करती है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दोनों देशों के ऊपर क्या रहेंगे, वो पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज करती है राइट्स और ऑब्लिगेशंस को, कि इंडस रिवर सिस्टम से पानी जो है कैसे लिया जाएगा, स्पिरिट ऑफ गुडविल के साथ, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन के स्तर पे, मतलब कुल मिला के एक दूसरे को परेशान करने वाला कोई काम नहीं करना है। और इसके बाद भी पाकिस्तान जो है डरा रहता है कि भारत जो है कहीं हमारे ऊपर बाढ़ या सूखा, जैसे पानी रोक देगा तो सूखा आ जाएगा, अगर बांध बना के पानी छोड़ देगा तो फिर बाढ़ आ जाएगी। तो पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर डरा रहता है। फिलहाल 1948 से था, ये हमने आपको बता दिया है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि अब जो है क्लाइमेट चेंज का इशू भी धीरे धीरे करके जनरेट हो रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि बारिश जो है अब पहले जैसा रेगुलर पैटर्न नहीं रहा, तो कभी ज़्यादा बारिश है, कभी कम बारिश है। तो ऐसे में पानी को लेकर के संकट दोनों ही देशों के लिए आगे भविष्य में खड़े होने की संभावना है। ऑथर ने जो है इसी बात को मेनली क्लाइमेट चेंज को रिलेटेड और जो देशों की ज़रूरतें हैं उनसे लेकर के उनके ही ऊपर आर्टिकल लिखा है कि जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, क्या वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूचर के लिए भी ऑप्टिमम या ऑप्टिमल रहेगा, समुचित रहेगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो है कर लिया गया है वो हमेशा के लिए नहीं रह सकता। यही ऑथर कहना चाह रहे हैं। भी आर्टिकल जब डिस्कस करेंगे तब आप देखिएगा। पाकिस्तान जो है अदा कदाई कहता रहता है कि भारत जो है वो संधि के जो नियम है उनको तोड़ता रहता है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर कोई परियोजना बनाता है दोनों देशों में से कोई किसी तरीके का, तो उसे जो है अपने दूसरे देश को, मतलब पाकिस्तान बनाएगा तो भारत को, भारत बनाएगा पाकिस्तान को, अपने प्लान के बारे में बताना होता है। इसके अलावा जो है वार्षिक निरीक्षण यहाँ होते रहते हैं, एनुअल इंस्पेक्शंस और एक्सचेंज ऑफ डाटा, जो भी डाटा है इससे रिलेटेड वो भी आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन चलता रहता है। और एनुअल इंस्पेक्शन भी होते हैं, देखने के लिए आते हैं कहीं आपने कुछ एक्स्ट्रा बना तो नहीं लिया है। फिर इसके बाद देखिए सलाल डैम जो है, सलाल डैम दोनों लोगों ने एक साझा समझौता किया, तब जो है सलाल डैम बना। ऐसे ही तुलबुल प्रोजेक्ट जो है, तुलबुल प्रोजेक्ट अभी तक अटका हुआ है, लगभग जो है 10 साल हो गए हैं उसको, 10 साल से ज़्यादा हो गया अटके हुए। और इसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए झगड़ा खड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर के इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में दोनों देश जा सकते हैं, या फिर टेक्निकल एक्सपर्ट, न्यूट्रल टेक्निकल एक्सपर्ट्स के सहारे जो है मामले को सुलझाया जा सकता है। ये जो न्यूट्रल टेक्निकल एक्सपर्ट वर्ड यूज़ हुआ है, इसमें आप ये समझ लीजिएगा, मीन्स ऐसा एक पैनल बनाएंगे जिसमें वो लोग रहेंगे जिनका दोनों ही देशों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी के रिलेटिव, मीन्स इस संधि के सापेक्ष किसी का कोई लाभ हानि जुड़ा हुआ नहीं होगा, ऐसे लोग न्यूट्रल मेंबर्स होंगे। तो न्यूट्रल टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू जब बातचीत होगी, जब मामला सुलझाया जाएगा, तो उसमें ऐसे लोगों को रखा जाता है, ठीक है। या फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आप जा सकते हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में हम लोग एक बार एडिटोरियल में काफ़ी लंबे से डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम शॉर्टकट में आपको बता देते हैं कि इसकी स्थापना 1899 में हुई और 2 कन्वेंशन के ऊपर इसकी स्थापना हुई है। और ये जो है इसका हेडक्वार्टर हेग में है, और वो दोनों कन्वेंशन, एक 1899 का कन्वेंशन था और दूसरा कन्वेंशन जो है वो 1907 का कन्वेंशन था। फिलहाल जो है ध्यान ये रखना है कि विवाद अभी जो पहुंचा है एक्चुअली में, पाकिस्तान ने जो परियोजनाएं हैं भारत की, चिनाब नदी पर एक परियोजना और किशनगंगा नदी पर एक परियोजना, भारत जो है रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाना चाहता है। चिनाब नदी पर रातले प्रोजेक्ट है और किशनगंगा नदी पर एक प्रोजेक्ट लगाना चाहता है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर के ही परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान ने केस फाइल किया था। इसी केस को लेकर के ये आर्टिकल जो आज का आया है ये लिखा गया है। अब आर्टिकल यहाँ से शुरू होता है, आप देखिए। तो लेखक जो है ओवरऑल ये कहते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, हालांकि इसमें डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं, सारे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के क्राइटेरिया शामिल किए गए हैं, और इसके बाद भी जो है झेलम और चिनाब नदी पर जो बांध बनने हैं या जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगने हैं, उनके संरचना और निर्माण को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पाकिस्तान ने जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मामला ले जाया। भारत ने इस पर ऑब्जेक्शन जताया और कहा कि इसे जो है न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसेस के थ्रू हमें निपटाना चाहिए, क्योंकि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो इस झगड़े का निपटान करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, मीन्स सक्षम नहीं है। इसी मामले में 6 जुलाई अभी 2023 में, इसी 6 जुलाई को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपना डिसीजन दिया, जो दोनों ही पक्षों पर बाध्यकारी था।
मीन्स बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज विदाउट अपील, इस पर जो है किसी तरीके का कोई अपील भी नहीं कर सकते दोनों देशों में से कोई भी। और उसने भारत के दोनों ही दावों को खारिज कर दिया इस डिसीजन में। दावा क्या था कि एक तो न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू हमें मामला सुलझाना चाहिए, दूसरा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो सक्षम नहीं है। तो उसने भारत के दोनों दावों को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, हम ही इस मामले को निपटाएंगे। और आपको हमने उस दिन बताया था कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की खास बात यह है कि ये जो है अंक्लोस लॉ जो है, इंटरनेशनल लॉ जो है, उसके अंतर्गत काम करता है। और अंक्लोस में ये प्रोविज़न है कि अगर कोई एक पार्टी किसी विवाद के निपटान में शामिल नहीं भी होती है, मीन्स आप पेश नहीं होते हैं, तो भी केस ख़त्म नहीं होगा, केस चलता रहेगा। जैसे कि चाइना के संदर्भ में हम लोगों ने बात की कि साउथ फिलीपींस ने केस किया था और चाइना जो है वहाँ प्रेजेंट ही नहीं हुआ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, लेकिन फिर भी केस चलता रहा और फाइनली वर्डिक्ट आया तो चाइना के अगेंस्ट आया कि जो आप कहते रहते हैं कि साउथ चाइना सी पर आपका जो है हिस्टोरिकल राइट बनता है, तो ऐसा कहीं कोई हिस्टोरिकल राइट आपका नहीं है। तो ऐसे ही जो है भारत देखिए इससे पीछे हट भी नहीं सकता, मीन्स हटेगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये जो डिसीजन आया वो बाइंडिंग है दोनों के ऊपर और भारत के दोनों ही दावों को खारिज कर दिया। फिलहाल ऑथर कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि भविष्य में क्या पानी की सप्लाई आज के डेट में जो तय कर रखा है, वर्तमान समय में जो भी आधारभूत तरीके से तय किया है, पानी के बंटवारा किया है, ये विवाद जो भी खड़े होते रहते हैं, तो ये एक तरीके से रैशनल स्ट्रेटजी तो हो सकती है, मीन्स एक तरीका है तो झगड़ा सुलझाने का, लेकिन वास्तव में भविष्य में जो औद्योगिक स्तर पर जल की ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि देखिए दोनों ही देश जो हैं विकासशील देश हैं और विकसित हो रहे हैं धीरे धीरे करके, तो आने वाले समय में उद्योगों से रिलेटेड या एग्रीकल्चर नीड से रिलेटेड खेती के लिए तो दोनों ही स्तरों पे पानी की ज़रूरत होगी। प्लस तीसरी बात ये कि क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बारिश की चाहे इंटेंसिटी हो या टाइमिंग हो या फिर जो है मतलब इंटेंसिटी और टाइमिंग दोनों ही बारिश होने की जब चेंज हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में पानी भी कल को कितना उपलब्ध रहेगा ये बात भी अनिश्चित है। तो ऐसी स्थिति में अपनी बढ़ती ज़रूरतों और अनिश्चित पानी की उपलब्धता को लेकर क्या आज के वर्तमान समय में जो इंडस वाटर ट्रीटी के नियम कानून हैं ये तब प्रासंगिक बने रह पाएंगे? तो फिर कहते हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि बने रह पाएंगे। तो इसलिए भारत और पाकिस्तान दोनों को इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर कुछ ऐसा प्रोविज़न करना चाहिए जो कि अलाउ करे फ्लेक्सिबिलिटी वाटर यूजेस चेंजेस को, मीन्स पानी की उपयोगिता को आप फ्लेक्सिबल रूप से चेंज कर सकें अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार, कि जब जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो तब वो उतनी ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से पानी इस्तेमाल कर सके। दूसरा ऑथर कहते हैं कि ये जो बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ये सॉरी ट्रेड कह रहे हैं, बाइलेटरल वाटर एग्रीमेंट्स हैं, ये वास्तव में भविष्य का सोच करके नहीं बने हैं, मीन्स भविष्य के बारे में नहीं सोचा गया कि आगे क्या होगा। तो कुल मिलाकर के ऑथर का कहना ये है कि जो फ्लेक्सिबल चेंजेस की बात मैं कर रहा हूँ कि वाटर के यूज़ को लेकर के फ्लेक्सिबल चेंजेस से रिलेटेड प्रोविज़न इंडस वाटर ट्रीटी में शामिल करने चाहिए। ये इस तरीके की मैकेनिज्म की बात एक पेपर का नाम देते हैं, नाम है उसका वाटर पॉलिसी, और ये वर्ल्ड वाटर काउंसिल है, वर्ल्ड वाटर काउंसिल की वाटर पॉलिसी नाम से एक जो है रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ है, उसमें जो है इस तरीके की मैकेनिज्म की बात की गई है कि जब अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देशों के बीच में जो नदियों के जल को लेकर के या जल के उपयोग को लेकर के विवाद हैं या कोई संधियां हैं, तो उनको धीरे धीरे करके अपनी संधियों के अंदर जो है इस तरीके के प्रावधान शामिल करने चाहिए कि अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी की उपयोगिता को घटाया बढ़ाया जा सके। आगे जो है कहते हैं कि ये इंडस वाटर ट्रीटी है, इसकी वजह से जो इंडस रिवर बेसिन है, सिंधु नदी का जो बेसिन है, सिंधु नदी द्रोणी को एक यूनिट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा है, और यूनिट की तरह जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक दोनों ही देश जो है इससे जो संसाधनों की उपज बढ़ाई जा सकती है वो संसाधनों की उपज नहीं बढ़ा पाएंगे। फर्दर आगे वो रिकमेंड करते हैं, कहते हैं दोनों ही देशों को एक इंटरनेशनल लॉ है, अभी जो है यूएन जो है 1997 में उस लॉ को लेकर के आया था, जो महासभा है उसमें आया था, नाम है उसका कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूजेज ऑफ इंटरनेशनल वाटर डिस्कोर्सेज 1997। इसको शॉर्टकट में वाटर डिस्कोर्सेज कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है, या कन्वेंशन ऑन वाटर डिस्कोर्सेज 1997 बोलते हैं। तो इसको मैं आपको बता दूं कि इसे अभी केवल 36 देशों ने हस्ताक्षर किया है, भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों में से किसी ने भी हस्ताक्षर नहीं किया है। ऑथर यहाँ कहते हैं कि ये जो इंटरनेशनल वाटर
डिस्कोर्स लॉ है 1997 का यूएन का, इसमें जो है दो अच्छे ऐसे प्रोविज़न दिखाई देते हैं जिनका इस्तेमाल इंडस वाटर ट्रीटी में किया जा सकता है। तो एक प्रोविज़न वो कहते हैं, इसका नाम है ERU, इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, और दूसरा कहते हैं NHR, नो हार्म रूल। तो नो हार्म रूल के अंदर आप एक चीज़ ये याद रखिएगा, ये देख रहे होंगे आप स्क्रीन के ऊपर, आपको दिख रहा होगा इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन, एंड NHR का मतलब है प्रिंसिपल नॉट टू कॉज सिग्निफिकेंट हार्म और नो हार्म रूल, मीन्स पानी के उपयोग आप जब करेंगे तो दूसरे देश को हानि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि ERU जो है, ERU मीन्स इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन, इसको लेकर के हालांकि ये तो तय नहीं है कि इसके अंदर पानी का कितना अमाउंट जो है आप उस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 6 है इस कन्वेंशन का, वाटर डिस्कोर्सेस कन्वेंशन 1997 का, ये इस बारे में आगे जो है बताता है कि कैसे जो है इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए NHR का प्रावधान आता है, नो हार्म रूल्स का। मतलब ये कि जब आप अपने यहाँ कोई परियोजना लगाएं तो आप परियोजना लगाते समय जो ट्रांसनेशनल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा वो भी कराएं। मीन्स आप अपने यहाँ जब परियोजना लगा रहे हैं तो जो दूसरा देश रिलेटेड है उसके यहाँ भी देखिए आप कि उसके यहाँ क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा आपकी योजना का, और उसको आप जो है ऐसे लगाइए अपनी योजना को कि सामने वाले देश को किसी तरीके का नुकसान ना हो। तो ये NHR है जो कि आर्टिकल 6 में शामिल है इस कन्वेंशन के। तो कहते हैं ये ERU और NHR के प्रोविज़न को इंडस वाटर ट्रीटी में अपना लेना चाहिए। और फिर उसके बाद कहते हैं कि जो 1997 का कन्वेंशन है इसके आर्टिकल 10 में ये भी तय कर सकते हैं आप कि ERU और NHR इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में जो वाइटल ह्यूमन नीड्स है, मीन्स किसको कितनी पानी की ज़रूरत है, इसके आधार पर जो है आप वर्गीकरण कर सकते हैं या बंटवारा कर सकते हैं। मीन्स इन तीन चीज़ों को आधार बना करके जो है, इनके कहने का मतलब ये है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें ERU और NHR और वाइटल ह्यूमन नीड्स, इन तीनों को एक पैरामीटर के तौर पे शामिल करना चाहिए ताकि फर्दर जो है झगड़ों को सुलझाया जा सके। उसके बाद आगे कहते हैं कि अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो फिर द वर्ल्ड बैंक ए पार्टी टू द IWT। वर्ल्ड बैंक हमने आपको बताया ना, वर्ल्ड बैंक ने ही बातचीत कराई थी और ये व्यवस्था बनवाई थी। तो कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी में चूंकि वर्ल्ड बैंक जो है पार्टनर के तौर पे है, तो फिर वर्ल्ड बैंक के थ्रू दोबारा से एक बार जो है एक ऐसी कमेटी बनवा लेनी चाहिए ट्रांसनेशनल अलायंस के तौर पे, तो वो कमेटी जो है इस मामले को पूरी तरीके से रिजॉल्व करवा दे। मीन्स एक बार फिर से जो है वर्ल्ड बैंक का नाम देकर कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है इन दोनों देशों के झगड़े को सुलझवा दे। इसके बाद हम लोग जो है आगे चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, तीसरे आर्टिकल की तरफ। अपना जो आज का तीसरा आर्टिकल है, तो तीसरा आर्टिकल जो है वो आर्टिकल है नौकरियों में जो आरक्षण है प्रमोशन में, ठीक है ना। देखिए आरक्षण की बात जब हम लोग करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, आरक्षण देखिए एक तो शिक्षा में आरक्षण मिलता है, दूसरा नौकरी में जब नियुक्ति होती है उसमें आरक्षण मिलता है, तीसरा जब नौकरी लग जाती है तो उसके बाद प्रमोशन में भी आरक्षण की बात होती है, ठीक है। तो प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के जो फिजिकल डिसेबल लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं फिजिकली, तो ऐसे लोगों को रिजर्वेशन प्रमोशन में मिलेगा नौकरी के दौरान, कि जैसे नौकरी लगने में तो उन्हें रिजर्वेशन है, पर लगने के बाद जो प्रमोशन है उस प्रमोशन में जो है उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा नहीं कि सब जगह प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। ओवरऑल आप आर्टिकल समझने की कोशिश करेंगे तो अभी पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए आर्टिकल की स्टार्टिंग करते हैं एक बड़े अच्छे कोट से। ये कोट आप भी कहीं इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग वगैरह में। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, मतलब देर से मिला हुआ न्याय जो है वो अन्याय होता है एक तरीके से, मीन्स न्याय ना देने के बराबर है। तो ये कहते हैं कि जस्टिस जो है वो कभी कभी बहुत देर से मिल पाता है। तो अभी इस आर्टिकल में आप देखेंगे कि इसमें जो है आर्टिकल 16 जो है संविधान का, भारतीय संविधान का, इसके बारे में चर्चा होती है। तो हम लोग जो है सारा डिस्कस करेंगे, तब तो फिर से एक बार जो है वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। आर्टिकल अभी हम लोगों को काफ़ी डिस्कस करने हैं। तो एक बार जो है इसमें आर्टिकल 16(1) और 16(4) की बातचीत होती है। तो आर्टिकल 16(1) और 16(4) को आप देख लीजिए एक बार। तो आर्टिकल 16(1) देखिए क्या कहता है, इसको हमने हिंदी में डाल दिया ताकि जल्दी से आप देख सकें। अनुच्छेद 16(1) राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है, ठीक है ना। अवसर की समानता, ये ध्यान रखिएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी की गारंटी देता है नियुक्ति या रोजगार से संबंधित। यह केवल सरकार, राज्य से संबंधित या उसके द्वारा धारित कार्यालयों या रोजगार पर लागू होता है। मींस प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ये बात लागू नहीं होती है, ये कहता है आर्टिकल 16(1). देखिए इसकी PDF डालेंगे, उसमें आप जो है पूरा जा करके पढ़ सकते हैं।
और अब हम लोग आर्टिकल 16(4) को देखते हैं। आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? आर्टिकल 16(4) में प्रावधान है कि राज्य नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में सरकारी क्षेत्र या नौकरियों में पदों के आरक्षण के लिए कानून बना सकता है। ठीक है ना, मतलब आरक्षण सीट रिजर्व की जा सकती हैं जिनके बारे में राज्य मानता है कि उन्हें राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी किसी को स्पेशल विंग, जैसे मणिपुर में हिंसा में आप देख रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि हमें जो है शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, तो उसमें फिर जो है हंगामा ही खड़ा हो गया बुरी तरीके से। तो जिनके बारे में राज्य मानता है कि उन्हें राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उनके लिए पदों के आरक्षण के लिए कानून बना सकता है। केंद्र सरकार ने यह विचार किया कि चूंकि इंदिरा साहनी मामला केवल पिछड़े वर्गों से संबंधित है। देखिए, इंदिरा साहनी मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट मामला है रिजर्वेशन से रिलेटेड। और इसमें एक्चुअल में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि प्रमोशन में SC ST को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इसको जो है बाद में कानून बना के संसद ने पलट दिया था। अभी आर्टिकल में आगे ये बात भी आएगी। तो केंद्र सरकार ने यह विचार किया कि चूंकि इंदिरा साहनी मामला केवल पिछड़े वर्गों से संबंधित है, इसलिए SC और ST की पदोन्नति में आरक्षण प्रभावित नहीं होना चाहिए और जारी रहेगा। इंदिरा साहनी मामला जो है उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन्हें नौकरी में मतलब प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, नौकरी के बाद अंदर प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए SC और ST की पदोन्नति में आरक्षण प्रभावित नहीं होना चाहिए और जारी रहेगा। हालांकि संसद ने 77वां संशोधन अधिनियम 1995 लागू किया और संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4A जोड़ा गया 77वें संविधान संशोधन से, जिससे संसद पदोन्नति पदों में SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान करने में सक्षम हो गई। ये 1995 की बात है, ध्यान रखिएगा। अभी पूरा आगे मैटर समझ में आएगा। 1995 में 77वां संशोधन किया गया और उसके थ्रू SC ST जो आरक्षण था पदोन्नति में, यानी जो नौकरी के बाद प्रमोशन में जो रिजर्वेशन था, उसको SC और ST के लिए लागू कर दिया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि मंडल मामले के फैसले के बाद भी सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण जारी रहेगा। अब इसके बाद यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट होता है। तो अब आर्टिकल देखिए। आर्टिकल ऑथर कहते हैं कि जस्टिस जो है वो डिले हो जाता है कभी कभी, जो और वो होता क्यों है, या तो केसेस का नेचर कॉम्प्लेक्स होता है तो जस्टिस डिले हो जाता है, या फिर जो है जो पीड़ित होता है उसकी तरफ जुडिशियल अटेंशन नहीं जा पाती है कोर्ट की, इसलिए लेट हो जाता है, या फिर जो पीड़ित होता है उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, तो पर्याप्त संसाधन ना हो पाने के बाद कारण, या फिर पर्याप्त शक्ति ना हो पाने के कारण, या अन्य और कोई भी कारण हो सकते हैं, इस वजह से जस्टिस डिले हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि जब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट आता है 1995 में, जिसने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, दिव्यांग लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिलाई और उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया तथा उनकी पूर्ण सहभागिता को सुनिश्चित किया, फुल पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित किया, और इसी के तहत पहली बार जो है उनको नौकरियों में पूरी तरीके से उनके लिए सीट्स को रिजर्व किया गया। देखिए, ऐसा नहीं था कि 1995 के पहले जो दिव्यांग लोग थे उनके लिए सीटें रिजर्व नहीं थी। एक्चुअल में देखिए, सर्विसेज की कैटेगरी है ग्रुप A, B, C, D। तो A और B को छोड़ दीजिए, ग्रुप C और D में जो है दिव्यांग लोगों के लिए 1995 में जो एक्ट आया उसके पहले भी सीट्स जो है वो रिजर्व हुआ करती थी। लेकिन जब ये एक्ट आया तो उसके बाद ग्रुप A और B में भी जो है 3% सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी गई। मीन सब चारों ही ग्रुप जो थे सर्विसेज के A, B, C, D, चारों में 3% सीट जो है वो दिव्यांग लोगों के रोजगार के लिए सुनिश्चित कर दी गई। फिर उसके बाद में आगे ऑथर कहते हैं कि इससे जो है जो दिव्यांग लोग हैं उनकी गरिमा और समानता दोनों को ही वजूद मिला या और गहरा हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है, यहाँ से आप देखिएगा, ये इंटीग्रल पार्ट है रिजर्वेशन का। मींस आप रिजर्वेशन केवल जो है नियुक्ति करते समय, रिक्रूटमेंट करते समय रिजर्वेशन देंगे, लेकिन नौकरी लग जाने के बाद प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये जो है कहते हैं कि ये इंटीग्रल पार्ट है रिजर्वेशन का, तो दिव्यांग लोगों को भी इसकी सुविधा होनी चाहिए थी। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, 1995 में PWD एक्ट आया और 1995 में ही जो है सरकार ने 77वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से SC ST को पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर दी। तो उसके बाद कहते हैं कि 1998 में कार्मिक मंत्रालय ने सबसे पहली बार जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक नोटिफिकेशन निकाला और उस नोटिफिकेशन में जो है उन्होंने ग्रुप A और B में भी जो प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता था दिव्यांग लोगों के लिए, उसकी भी व्यवस्था कर दी। ठीक है, और ये व्यवस्था जो है ये इंदिरा साहनी जजमेंट को चूंकि सरकार ने पलटा था,
तो इसलिए जो है उन्हें लगा कि दिव्यांग लोगों के लिए भी हम लागू कर सकते हैं, तो उन्होंने पूरी तरीके से पदोन्नति में आरक्षण को दिव्यांग लोगों के लिए भी लागू कर दिया, प्रमोशन में रिजर्वेशन कर दिया। लेकिन कहते हैं कि 2005 में फिर से एक बार जो है कार्मिक मंत्रालय का एक आदेश निकलता है, और उस कार्मिक मंत्रालय के 2005 के उस आदेश में ग्रुप ए और बी में प्रमोशन में जो रिजर्वेशन मिलता था, उस प्रमोशन में से रिजर्वेशन को हटा दिया गया। और इस बात से जो दिव्यांग लोग हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जो एस्पायरेशंस हैं या जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, उनको धक्का लगा। और एक तरीके से कहते हैं कि ये जो है ये डिनायल ऑफ इक्वल स्पेस था। मीन्स जैसे अवसरों की समानता की बात कर रहे थे, तो अवसरों की समानता की जगह ये जो है एक्सप्रेशन ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल स्पेस था। मीन्स इक्वल स्पेस से डिनायल किया गया, कहाँ? एंड प्लेस एट हायर लेवल। जब प्रमोशन नहीं मिलेगा आपको, मतलब प्रमोशन में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो हायर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस में आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है इनका कि डिनायल ऑफ इक्वल स्पेस एंड डिनायल ऑफ प्लेसेस एट हायर लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया। फिर कहते हैं कि जब 2005 का ये ऑर्डर आता है, तो 2008 में एक राजीव गुप्ता नाम के सज्जन थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भारत संघ के यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ केस कर दिया। और इस केस का डिसीजन जो है, ये केस 8 साल चला और 2016 में जो है इसका डिसीजन आता है। और 2016 में जब डिसीजन आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इनको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी तरीके के कोई स्टेप्स नहीं लिए। फिलहाल जब स्टेप्स नहीं लिए, तो 2017 में राजीव गुप्ता जी ने दोबारा फिर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब केस कर दिया, कि जो केस ऑफ कंटेम्प्ट का एक जो है फिर से फाइल कर दी है पिटीशन। और इसकी सुनवाई चली ही रही थी, लेकिन जो है गवर्नमेंट ने बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक सिद्ध राजू वर्सेस कर्नाटक का केस चल रहा था, कहा वो भी इसी मैटर को लेकर के है, तो ये राजीव गुप्ता की जो पिटीशन है, इस पर जो है आप कार्रवाई करना बंद कर दीजिए। कुल मिला के उस पर जो है सुनवाई और कार्रवाई उस समय बंद हो गई। उसके बाद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से जो है अंत में डिसीजन दिया कि जो संविधान का आर्टिकल 16(4) है, 16(4) जिसमें कि ये प्रावधान है कि राज्य व्यवस्था कर सकता है विशेष जातियों के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 16(4) जो है, आर्टिकल 16(1) के अंतर्गत मतलब किसी भी तरीके से सरकार को इस बात के लिए नहीं रोकता है कि वो पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकती है। लेकिन कहते हैं कि सरकार ने जो है फिर से दोबारा जो है मतलब हम इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड नहीं किया या फिर से जो है रिजर्वेशन नहीं दिया। कहते हैं कि सरकार ने फिर से एक कोशिश की कि ये मामला और लटक जाए, और सरकार ने जो सिद्ध राजू केस था, उस सिद्ध राजू केस से रिलेटेड कुछ और एप्लीकेशंस कि हम किस तरीके से इनको जो है पदोन्नति में आरक्षण दे सकते हैं, कोर्ट में ऐसी याचिका जो है फिर से दाखिल कर दी। तो ऑथर कहते हैं कि ये जो याचिका दाखिल की थी, ये कुछ नहीं था, एक तरीके से इस मामले को और ज़्यादा लटकाने की कोशिश कर रही थी सरकार। और उसके बाद कहते हैं कि अंततोगत्वा अगर पूरे ओवरऑल गवर्नमेंट के रिस्पांस की बात करें, तो कहते हैं 2022 में कार्मिक मंत्रालय ने फिर एक नोटिस जारी किया, और उसमें जो 1995 का एक्ट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, तो उनके लिए जो सीट्स के रिजर्वेशन की बात है, उसको लेकर को तो जो है पूरी तरीके से सारे विवरण दिए, लेकिन एक बार फिर से प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर के कोई भी किसी भी तरीके का मेंशन उस नोटिफिकेशन में 2022 के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने बिल्कुल भी नहीं किया है। तो ये कहते हैं कि ये एक तरीके से कंप्लीट डिनायल ऑफ जस्टिस है, पूरी तरीके से न्याय को अनदेखा कर दिया गया है। और सबसे बुरी बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरीके से इस बात पर अभी तक ध्यान नहीं दिया, और ये मामला जो है आज तक लटका हुआ है। कोई फाइनल वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नहीं दिया है। तो इस बात को लेकर के ये आर्टिकल था। अब उसके बाद हमारा जो है लास्ट आर्टिकल है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चौथा आर्टिकल ये आप देख रहे होंगे, आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, देख लीजिएगा। तो हम लोग अभी जो है अपने चौथे आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन अब्यूज़ अमॉन्ग कॉलेज स्टूडेंट्स। देखिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी करने की इसको, लेकिन जो है अब थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो होने देंगे हम, है ना, क्योंकि इसको जो है शॉर्टकट में करना ठीक नहीं रहेगा। तो ऑथर जो है
ये स्टार्ट करती हैं एक कहानी से। कहती हैं 19 साल की एक लड़की है जिसकी तस्वीरों को मॉर्फ्ड किया गया, मतलब किसी और तस्वीर के साथ आर्टिफिशियली ऐसा बनाया गया कि वो न्यूड इमेज हो गई उसकी, और वो धीरे धीरे करके उसके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में फैल गई, फिर उसके परिवार को मिल गई। अंततोगत्वा उस लड़की ने जो है सुसाइड कर लिया। तो कहती हैं ये केस जो है ये TFSV का केस है। TFSV का मतलब आप समझ लीजिए, इस पूरे आर्टिकल में बार बार इस्तेमाल हुआ, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्शुअल वायलेंस। तो टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड मीन्स टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है ये एक तरीके का सेक्सुअल वायलेंस है, जिसके तहत अनुष्का को अंततोगत्वा आत्महत्या करनी पड़ी, और ये एक जो है ग्रोइंग प्रॉब्लम है। और कहती हैं कि जो है केवल 60% महिलाएं और 8% पुरुष जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। TFSV 60% महिलाएं और 8% पुरुषों ने जो है TFSV के किसी न किसी रूप से खुद को पीड़ित पाया है। TFSV का मतलब आप समझ लीजिए इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो TFSV के अंदर कैन टेक मैनी फॉर्म्स सच एज मॉर्फ्ड न्यूड इमेजेस, मीन्स आपकी तस्वीर किसी न्यूड इमेज में कन्वर्ट कर दिया, चेहरा आपका है बाकी बॉडी किसी और की। सेक्सुअलाइज्ड ब्लैकमेलिंग, बुलिंग, धमकाना, डिजिटल फ्लैशिंग मीन्स किस जैसे नहीं कहते हैं कि स्टॉक करना होता है कि स्टॉक करने लगे आप किसी को बार बार जो है मैसेज करके या कॉल करके, तो उसको जो है डिजिटल फ्लैशिंग कहते हैं। रेप थ्रेट्स एंड एक्सप्लिसिट कमेंट्स एंड मैसेजेस मीन्स जो है बहुत ज़्यादा मुखर, बहुत ज़्यादा ओपन होकर के मैसेज और कमेंट होना। इट परवेड्स एवरी सोशल मीडिया एंड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, हर सोशल मीडिया का और मैसेजिंग का प्लेटफॉर्म जो है इसमें इन्वॉल्व है। और ऑथर कहती हैं कि ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप है ये स्पेशली जो है कल्पेबल है, मीन्स जो है ये दंडनीय है ये सब के सब, क्योंकि इन लोगों की वजह से सेक्शुअल ऑफेंस जो है सबसे ज़्यादा हो रहे हैं ऑनलाइन हैरेसमेंट के अंतर्गत। इसके बाद वो कहती हैं कि इसके इफेक्ट जो है टेंजिबल भी होते हैं और इंटेंजिबल भी होते हैं। तो टेंजिबल इफेक्ट्स में वो कहती हैं कि एक आदमी के साथ जब कोई ऐसी एक्टिविटी होती है ऑनलाइन हैरेसमेंट की, तो फिर उसका लॉस ऑफ एकेडमिक भी होता है, मींस पढ़ाई भी बर्बाद हो सकती है, करियर प्रॉस्पेक्ट्स, उसका आगे जो करियर है वो भी बर्बाद हो सकता है, प्लस उसे जो है समाज से अलग थलग भी रहना पड़ता है बेइज्जती, ह्यूमिलिएशन की वजह से, प्लस उसे अपने घर वालों से ही बहिष्कार को भी सहन करना पड़ता है। और दूसरी तरफ इंटेंजिबल इफेक्ट्स की अगर बात करें, जिनको जो है फिजिकली आप महसूस नहीं कर सकते, तो व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाते हैं, उसको एंजाइटी हो जाती है और उसके मन में आत्महत्या करने तक के विचार आने लगते हैं, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। और उसके बाद वो कहती हैं कि हालांकि अगर वो हेल्प लेना चाहे किसी चीज़ की, तो भारत में जो है IT एक्ट 2000 है जो इस तरीके के मामलों में हेल्प करने का प्रावधान करता है। तो कहती हैं कि कुछ जो है टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस के केसेस को अपराध के तौर पर स्वीकार करता है IT एक्ट 2000, लेकिन जो कानून है वो बड़ा ही अस्पष्ट है, और इसके अस्पष्ट होने की वजह से लोग जो है इसको पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। और ये IT एक्ट 2000 जहां एक तरफ TFSV की कुछ गतिविधियों को क्रिमिनलाइज करता है, अपराध घोषित करता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ सेफ्टी मेजर्स भी तय करता है प्लेटफॉर्म्स के लिए। और वो जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनकी वजह से जो कंपनियां हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वो अपने आप को बचा ले जाते हैं। तो कहती हैं अपने आप को बचा ले जाते हैं। जैसे कि वो कहती हैं कि देखिए भारत में फेसबुक के सबसे ज़्यादा बड़े यूज़र हैं, लेकिन फेसबुक के सबसे ज़्यादा यूज़र होने के बावजूद मेटा ने अपने आप को भारतीय कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को आज तक नहीं बदल पाया है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ऑप्टिमलाइजेशन को अचीव नहीं किया है। तो कहती हैं कि आप इसी से समझ लीजिए कि जो भी एल्गोरिथ्म है फेसबुक की, वो सारी वास्तव में अंग्रेजी भाषा को समझती हैं, लेकिन भारत में तो जो भी कमेंट होते हैं वो हिंदी भाषा में होते हैं, तो वो फेसबुक की एल्गोरिथ्म समझ ही नहीं पाती कि कौन सा जो है कमेंट ठीक है, कौन सा कमेंट गलत है। तो इसकी वजह से जो है दिक्कत होती है, और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां इसके लिए कुछ कर भी नहीं रही हैं। फिर वो कहती हैं अभी डिजिटल इंडिया एक्ट जो है संसद में पेश होने वाला है, तो सरकार के पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनके लिए अपने रेगुलेशंस को थोड़ा सा, जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए थोड़ा टाइट करे और सोशल मीडिया को मजबूर करे उनकी जवाबदेही तय करने के लिए। उसके बाद कहती हैं कि कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसे क्रूशियल इंटरवेंशन पॉइंट के तौर पे जो है इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशंस को लेती हैं। वो कहती हैं कि अगर जो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशंस हैं ये बहुत ही क्रूशियल इंटरवेंशन पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर जो है गाइडलाइंस जारी है पहले से। प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल जो है मीन्स रोकथाम और शिकायत के निवारण के लिए व्यापक तंत्र की बातें की गई हैं। लीगली मैंडेटेड मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि कॉलेज के अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी
कमेटी होनी चाहिए जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड केसेस जो होंगे उनकी जांच करेगी और जो है जो भी गिल्टी कैंडिडेट होगा उसको पकड़ेगी। तो इसको लेकर के फिर कहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ कमेटी बनाई तो गई है, लेकिन उनको बनाना या फिर उनको प्रशिक्षण देना या फिर जो है इन कमेटीज़ को कैसे मैनेज किया जाए, कुछ कॉलेजेस इस बात के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस बात की गारंटी भी नहीं है कि अगर किसी को गिल्टी पा भी जाती है ये कमेटी तो उसे आगे सज़ा मिलेगी या फिर जो है नहीं मिल पाएगी। उसके बाद वो कहती हैं दूसरी तरफ एक समस्या ये भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस का लेवल बहुत लो है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का इस्तेमाल जो है, यूटिलाइजेशन जो है वो कैसे किया जा सकता है। फिर उसके बाद वो ये कहती हैं कि 44% लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता है कि ऑनलाइन जो है वो आईसीसी जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसमें ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरा वो कहती हैं कि जितने सर्वाइवर से हमने बात की उतने सर्वाइवर उनके लिए बोल रही हैं जिनके साथ ऐसी कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक्टिविटी हो चुकी है। तो कोई भी सर्वाइवर जो है उसने फॉर्मली रिपोर्ट करने का इंसिडेंट के बारे में उसे चुनना ठीक भी नहीं लगा कि वो जो है औपचारिक रूप से शिकायत करे। फिर वो कहती हैं कि स्टूडेंट्स जो है इस बात के लिए तो बहुत क्लियर हैं कि वो TFSB एक्टिविटीज़ को लेकर के अपने इंस्टीट्यूशंस में कैसे डील कर सकते हैं। जैसे वो बताते हैं कि एनोनिमस हेल्पलाइंस हो सकती हैं, रिपोर्टिंग ऑप्शंस हो सकते हैं। मींस एनोनिमस हेल्पलाइंस का मतलब ये है कि नाम वगैरह ना डिस्क्लोज करना पड़े और अंदर ही अंदर कार्रवाई हो जाए। तो ऐसे एनोनिमस हेल्पलाइंस एंड रिपोर्टिंग ऑप्शंस हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ सर्विसेज हो फ्रॉम ट्रेंड काउंसलर्स। फिर वो कहते हैं ग्रास रूट सोल्यूशन भी हो सकते हैं, जैसे वर्कशॉप वगैरह आयोजित करके अवेयरनेस फैलानी चाहिए, सेफ्टी ट्रेनिंग दी जा सकती है, फैसिलिटेटेड डिस्कशंस हो सकते हैं, इस पर चर्चा हो सकती है। डेजिग्नेटिंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स कुछ ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो कि इस तरीके के मैटर पे जो है क्या प्रयास किए जा सकते हैं वो प्रयास कर सके। और फिर उसके बाद ऑथर कहती हैं कि स्टूडेंट्स ने ये जो स्टेप बताए हैं तो ये स्टेप वास्तव में जो प्रोविज़न है लीगली उनके अंदर एक टर्म है जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, उनके अंदर ये सारी चीज़ें पहले से ही शामिल हैं। अगर कुछ गायब है तो इनका क्रियान्वयन, ये जो है मिसिंग पीस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मीन्स गायब है तो केवल इनका क्रियान्वयन। उसके बाद कहती हैं कि अगर सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो हमें जो है इसके ऊपर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि धीरे धीरे करके सोशल इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं। क्योंकि वर्तमान समय में जो है इंटरनेट का उपयोग करना सबके लिए, मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है और ऐसे में 22% महिलाएं जो है वो केवल ऑनलाइन सेफ़ महसूस करती हैं और 73% जो पुरुष हैं वो ऑनलाइन सेफ़ महसूस करते हैं। तो वो कहती हैं महिलाएं अगर जो है एक्सेस नहीं कर पाएंगी इंटरनेट तो उनका जो रोल है सोसाइटी में वो कितना ज़्यादा प्रभावित होगा, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं। फिर वो कहती हैं कि अगर गौर से देखेंगे तो जेंडर के अलावा जो और फैक्टर हैं जैसे कास्ट, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, क्लास, रीजन, ये सारी चीज़ें भी आदमी की वल्नरेबिलिटी है, जो सुभेद्यता है उनकी, जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की मात्रा हो सकती है वो इनके आधार पे बदलती है। जैसे जेंडर लड़की है तो उसे ज़्यादा परेशान करेंगे लोग, या फिर जो है किसी अदर कास्ट का आदमी है तो कास्ट के अकॉर्डिंग भी परेशान कर सकते हैं। मींस ऑनलाइन हैरेसमेंट के अलग अलग बेसिस हो सकते हैं, तो वल्नरेबिलिटी भी जो है वो अलग अलग फैक्टर्स के अनुसार बदलती रहती है। फिर वो कहती हैं हम आखिरकार कर क्या सकते हैं, तो कहती हैं हमें ओपनली डिस्कस करना चाहिए टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर। किसी को बेइज्जत करना मीन्स शेमिंग और ब्लेमिंग के गेम के बिना जो है हमें ओपन डिस्कस करना चाहिए, ताकि जो हैरेसमेंट से लेकर के रेप तक की घटनाएं हैं वो कम हो सकें। दूसरा वो कहती हैं कि हमें इस तरीके के मैटर्स में स्टिग्मेटाइजेशन और ट्रिविलाइजेशन मींस या तो किसी घटना को छोटा करके बता देना, नज़रअंदाज कर देना, या फिर जो है किसी का कलंकीकरण कर देना, कलंक लगा देना किसी के ऊपर, इन चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके अनुभव बड़े ख़राब होते हैं। कुल मिलाकर हमें जो है TFSB एक्टिविटीज़ के लिए अवेयरनेस को पैदा करना चाहिए और वही एक सॉल्यूशन है और ये हम आसानी से अभी कर सकते हैं क्योंकि स्थिति जो है अभी हमारे नियंत्रण में है। तो इस तरीके से हम लोगों के आज के जो है सारे एडिटोरियल डिस्कशन यही समाप्त होता है। आज बस इतना ही था और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपके लिए उपयोगी है तो। चलिए ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। नमस्कार, धन्यवाद।